हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मंजू कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज अध्याय 1। इसमें यूरोप में राष्ट्रवाद इतिहास चैप्टर से है रिलेटेड और इसमें आज हम देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल एनेक्सा क्लासेस पर आप नए हैं तो हमारा चैनल एनेक्सा क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आगे अब हम लोग क्वेश्चन की ओर देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला लघु उत्तरीय प्रश्न में है कि 1848 की फ्रांसीसी क्रांति का क्या कारण था, ठीक है। यह पहला नंबर क्वेश्चन है जो लघु उत्तरीय क्वेश्चन है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि 1848 की फ्रांसीसी क्रांति का क्या कारण था, ठीक है ना। तो इसका कारण यह था कि फ्रांस का शासक जो था उस समय लुई फिलिप था, जो उदारवादी था लेकिन वह महत्वाकांक्षी भी था। उसने 1840 ईस्वी में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। किसको? गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया कब? 1840 में, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा गीजो क्या था, इसके बारे में समझिए कि गीजो जो था, जो प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है किसके द्वारा? लुई फिलिप के द्वारा। कब? 1840 में, ठीक है। तो गीजो कट्टर प्रतिक्रियावादी था, राज्य में किसी भी सुधार को लागू करने के पक्ष में नहीं था। राजा लुई फिलिप भी अमीरों का साथ पसंद करता था, उसके पास कोई सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं था। ये सब इतना ऐशो आराम में अपनी ज़िंदगी को गुजारने लगे, वह लुई फिलिप हो या गीजो हो, वह दोनों ही यहाँ की जनता के पक्ष में कोई भी ऐसा सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं किया, जिसके कारण देश में क्या हुआ कि देश में इतना भुखमरी और बेरोजगारी, देखिए कि देश में क्या हो गया, देश में भुखमरी बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई थी, ठीक है ना। इन्हीं सब कारणों के कारण सुधारवादियों जितना नेता थे जो सुधार के पक्ष में थे, उनके द्वारा 1848 में राजा के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की गई। यानी 1848 में जो सुधारवादी नेता थे, जो लीडर थे, वह देश को बचाने के लिए, इन लुई फिलिप और गीजो जैसे शासकों से बचाने के लिए, ठीक है ना, देश में 1848 में एक क्रांति का आगाज़ किया, ठीक है ना। 1848 में राजा लुई फिलिप, जो वहाँ का राजा हुआ करता था लुई फिलिप, एवं उनकी पत्नी की हत्या कर दी गई थी, ठीक है ना। किसके द्वारा हत्या की गई थी? वहाँ की जनता द्वारा। इतना लोगों में आक्रोश था, गुस्सा था, बेरोजगारी को लेकर, भुखमरी को लेकर, एक अच्छा पॉलिसी नहीं था देश को आगे बढ़ाने के लिए, इसको लेकर। और यह अपनी ये दोनों जो राजा थे और वहाँ के प्रधानमंत्री गिज्जो थे, केवल अपनी जो जीवन की जो सुंदरता है, जीवन की जो शैली जीने का है, वो अपने राजशाही ठाट बाट में केवल अपना व्यक्तिगत रखे, पूरे देश के बारे में नहीं सोचे, वहाँ के नौजवानों के बारे में नहीं सोचे, भुखमरी के बारे में नहीं सोचे, बेरोजगारों के बारे में नहीं सोचे, जिसके कारण हुआ कि 1848 में इनकी हत्या ही, इनकी पत्नी की हत्या ही किसके द्वारा? जनता के द्वारा। इसी को हम फ्रांसीसी क्रांति का कारण मानते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका था? इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका। सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि इटली और जर्मनी के एकीकरण कब हुआ था? 1871 ईस्वी में। लेकिन इसमें सबसे बड़ी भूमिका ऑस्ट्रिया क्या किया है, इसके बारे में समझिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले इटली के एकीकरण पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या हुआ। चलिए देखिए, ऑस्ट्रिया और पिडमाउंट में सीमा को लेकर विवाद था। किसके बीच लड़ाई था? ऑस्ट्रिया और पिडमाउंट के बीच। ऑस्ट्रिया और पिडमाउंट के बीच सीमा को लेकर विवाद था। इस कारण ऑस्ट्रिया और इटली में युद्ध शुरू हो गया। जो पिडमाउंट है वह इटली का एक इटली का शहर है, यानी इटली का एक प्रांत है, ठीक है ना। और ऑस्ट्रिया, ये दोनों में सीमा को लेकर विवाद हुआ, यानी कि जो अपना एरिया है उसको लेकर विवाद हुआ, ठीक है ना। 1859 ईस्वी में 1859 में आरंभ हुआ और 1860 तक चला, यानी लगभग 1 साल तक ये युद्ध चला था, ठीक है ना। युद्ध में इटली के समर्थन में फ्रांस ने अपनी सेना उतार दी। देखिए, इटली के समर्थन में कौन आ गया? फ्रांस ने अपनी सेना उतार दी। ऑस्ट्रियाई सेना बुरी तरह परास्त हो गई। जब इटली की तरफ से फ्रांस सेना उतर गई
तो ऑस्ट्रिया जो है वह कमज़ोर पड़ा और वह बुरी तरह से हार गई, ठीक है ना। फलतः उसके बाद क्या हुआ, ऑस्ट्रिया एक बड़े राज्य लोम्बार्डिया पर पिडमाउंट का अधिकार हो गया। समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर जो ऑस्ट्रिया एक जो कंट्री था जो हमला किया था इटली पर, फ्रांस के आने के कारण वह बुरी तरह से हार गया। अब उसके बाद क्या हुआ कि ऑस्ट्रिया के एक बहुत बड़ा राज्य है लोम्बार्डिया, क्या नाम है, लोम्बार्डिया, उस पर किसका अधिकार हो गया, उस पर अधिकार हो गया इटली की एक राज्य पिडमाउंट का उस पर क्या हो गया, अधिकार हो गया। इटली एक बड़े राज्य के रूप में सामने आ खड़ा हुआ, यानी ऐसे ऐसे छोटे छोटे पिडमाउंट की तरह छोटे छोटे राज्यों को उन्होंने मिला लिया, इटली में मिला लिया, जिसके कारण अब इटली मजबूत बनकर खड़ा हो गया, एक बड़े राज्य के रूप में खड़ा हो गया, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं काबूर, जिन्हें काउंट काबूर कहा जाता है। काउंट काबूर मध्य इटली तथा उत्तरी इटली को इटली में मिलाना चाहता था, ठीक है ना। वह काउंट काबूर जो इटली का लीडर हुआ करते थे, नेता हुआ करते थे, वह क्या चाहते थे कि वह इटली का मध्य भाग और उत्तरी भाग को किस में मिलाना चाहते थे, इटली में मिलाना चाहते थे। इतना ही नहीं, रोम को छोड़कर संपूर्ण इटली के एकीकरण में काबूर को सफलता भी मिल गई, यानी कि केवल दो ही, यहाँ पर ध्यान में रखा जाए कि केवल एक ही बात यहाँ पर रखिए कि इटली को छोड़कर बाकी सब को क्या किया, इटली में मिला लिया, इटली को एकीकरण में अपनी भूमिका को अदा कर दिया, यानी पूरी तरह से सफलता प्राप्त हुई काबूर को, ठीक है ना। और इसके कारण ऑस्ट्रिया तो बहुत कमज़ोर पड़ गया था फ्रांस और इटली के मिलने के कारण, जिसके कारण ऑस्ट्रिया को क्या हो गया, चुपचाप से बैठ जाना पड़ा, ठीक है ना। और ऐसे इस तरह से 1871 में वह ऑस्ट्रिया से मुक्त हुआ और सभी देश एकजुट होकर, सभी राज्य एकजुट होकर इटली के एकीकरण हो पाई, ठीक है ना। अगला हम लोग पढ़ते हैं जर्मनी के एकीकरण। जर्मनी के एकीकरण भी 1871 में हुआ था संपन्न, ठीक है ना। 1871 ईस्वी में जर्मनी का भी एकीकरण हुआ था और इटली का भी एकीकरण हुआ था। तो सबसे पहले ये जानकारी लीजिए कि 1806 में नेपोलियन, जिसे नेपोलियन बोनापार्ट भी कहते हैं, ठीक है ना, 1806 में नेपोलियन बोनापार्ट ने, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नेपोलियन बोनापार्ट ने, देखिए यहाँ पर थोड़ा छोटा कर देते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन क्षेत्रों को जीतकर राइन राज संघ का गठन किया। किसका गठन किया, राइन राज संघ का गठन किया। इसी के बाद से जर्मन वासियों में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ने लगी, यानी जर्मन वासियों में कब से राष्ट्र भावना बढ़ने लगी, जब उसने क्या किया, राइन राज को जीत लिया ना। कौन जीता था, नेपोलियन बोनापार्ट, जब जर्मन का एक शासक था या सुधारवादी था, ठीक है ना। जर्मन के नेपोलियन बोनापार्ट जब जर्मन क्षेत्र के राइन राज्य को गठन किया और जीत लिया, संगठन गठन करके, तो जर्मन वासियों में एक राष्ट्रवाद की भावना पनपने लगी कि हाँ, हम भी राष्ट्र को एकजुट कर सकते हैं, राष्ट्र को स्वतंत्र कर सकते हैं, इस बारे में, ठीक है ना। लेकिन दक्षिण जर्मनी के लोग एकीकरण के विरुद्ध थे। यहाँ पर एक मार के याद रखिएगा, एक बात को डिनोटेट कर लीजिएगा कि सब देश के सभी भाग एकजुट होने के लिए तैयार थे, एकीकरण के लिए पक्ष में थे, लेकिन दक्षिणी जर्मनी के लोग क्या थे, एकीकरण के विरुद्ध में थे। जर्मनी में विरोध की स्थिति पैदा होने लगी। जर्मनी में क्या हो गया, स्थिति पैदा होने लगी। पूरब, पश्चिम, उत्तर, ये सब जर्मनी के सभी भाग चाहता था कि जर्मनी एकीकरण हो, लेकिन दक्षिणी भाग, जर्मनी का दक्षिणी भाग नहीं चाहता था कि हम एकीकृत हो, उसके विरोध में था, जिसके कारण वहाँ पे विरोध की भावना आपस में ही पनपने लगी। अब देखिए आगे क्या होता है, जिससे ऑस्ट्रिया और पर्सा ने मिलकर दबा दिया। इसको दबाने का कौन प्रयास किया, ऑस्ट्रिया और पर्सा ने दक्षिणी जर्मनी के जो एकीकरण की बात थी उसको मिलकर वह क्या कर दिया, दबा दिया। अब आगे देखिए, प्रसा जो था, प्रसा जर्मनी के कारण, प्रसा जर्मनी की, यहाँ पर देखिए, प्रसा जर्मनी के एकीकरण अपने नेतृत्व में करना चाहता था। देखिए यहाँ पर भी एक बात है, लॉजिक है कि प्रसा जो चाहता था ना, वह जर्मनी के एकीकरण चाहता था, लेकिन वह चाहता था कि हमारे नेतृत्व में हो, हमारा नेतृत्व क्षमता बढ़े, हमारी जर्मनी के लोग ये समझे कि प्रसा ने भी हमको एकजुट करने का प्रयास किया था, ठीक है ना, जिसके कारण वह चाहता था कि जर्मनी हमारे नेतृत्व में एकीकृत हो, ठीक है ना, जिसके लिए वह अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने लगा।
अब देखिए पर्सा क्या करने लगा, वह चाहता था कि हमारे नेतृत्व में या देश का एकीकरण हो, ठीक है ना, जर्मनी का एकीकरण हो। उसके लिए उन्होंने अपनी सेना को क्या कर दिया, बढ़ाने लगा। सैन्य शक्ति कूटनीति के चलते जर्मनी की एकीकरण सफल हो गया। यानी कि जर्मनी के एकीकरण में जो प्रसा की भूमिका रहा वह भी मददगार रहा। वह अपनी सैन्य शक्ति के बल पर क्या किया, वह जर्मनी को एकीकरण करने में सफल हो गया तथा बिस्मार्क को जर्मनी का चांसलर नियुक्त कर दिया। तो सबसे पहले जर्मनी जब 1871 में एकीकरण हुआ तो सबसे पहले वहाँ का जर्मनी का सबसे पहले चांसलर कौन बना था, बिस्मार्क बना था। इस प्रकार इस एकीकरण में भी ऑस्ट्रिया ही मूल में था। तो कौन, ऑस्ट्रिया इसलिए मूल में था कि जो प्रसा एक ऑस्ट्रिया का ही एक भाग था, ठीक है ना। अब आगे हम लोग देखते हैं, चलिए आगे देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन है कि यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ था, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट ने जो जर्मनी और इटली में राष्ट्रीयता की स्थापना में मदद पहुंचाई थी, कहाँ जर्मनी और इटली में वह एकीकरण करने में या राष्ट्रीयता की भावना को जगाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, ठीक है ना। बल्कि संपूर्ण यूरोप के देशों में राष्ट्रीयता को लेकर उथल पुथल आरंभ हो गया था, ठीक है ना। इन्हीं के दिन था कि पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना पनपने लगा। इस राष्ट्रीयता के मूल में राष्ट्रीयता की भावना के साथ साथ ही लोकतांत्रिक विचारों का भी उदय हुआ। यानी कि वहाँ पर डेमोक्रेटिक विचार उत्पन्न होने लगे कि यहाँ पर भी चुनाव होनी चाहिए, यहाँ पर राजशाही खत्म होनी चाहिए। वैसे वैसे धीरे धीरे करके आगे बढ़ता गया, ठीक है ना। अब आगे देखिएगा, हंगरी, बोहेनिया, यूनान में स्वतंत्रता आंदोलन इसी राष्ट्रवाद का परिणाम था। यानी कि हंगरी में हो, चाहे बोहेनिया में हो, चाहे यूनान में हो, ये सब नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा जो यूरोप में चलाया गया अभियान था कि राष्ट्रवाद की भावना, ये सब उससे भी प्रभावित हुआ। कौन कौन, हंगरी, बोहेनिया और यूनान। आगे देखिए, इसी आंदोलन के प्रभाव के कारण उस्मानिया साम्राज्य का पतन हो गया। उस्मानिया साम्राज्य जहाँ पे लोकतंत्र नहीं था, वहाँ पे राजशाही था, वो व्यवस्था भी वहाँ ख़त्म हो गया। वह तुर्की तक में ही सिमट कर रह गया। जो उस्मानिया था, जो बहुत बड़ा क्षेत्र में विस्तृत था, वह अब कहाँ तक सिमट कर रह गया था, वह तुर्की तक ही सिमट कर रह गया था, ठीक है ना। राष्ट्रवाद के कारण ही बाल्कन क्षेत्र के स्लाव जाति को संगठित होने का भी मौका मिला और सर्बिया नामक नए देश का जन्म हुआ। यानी स्लाव जो जाति है वह भी एकजुट होकर वह बाल्कन क्षेत्र में पाए जाते थे। यह भी अपने देश सर्बिया को एकजुट करने में, एक नया देश बनाने में बहुत बड़ा काम किया था, ठीक है ना। यह रहा यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट की जो भूमिका रहा, वह एक यूरोप में ही नहीं, उससे भी आगे बढ़कर अपने जर्मनी से भी आगे बढ़कर वह कहाँ पहुँचा था, उस्मानिया साम्राज्य तक पहुँचा था, वह हंगरी तक पहुँचा था, बोहेनिया तक पहुँचा था, यूनान में स्वतंत्रता, ये सब उनके प्रभाव के कारण हुआ था, ठीक है ना। अब आगे नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गैरीवाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। अगला नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बार बार ये सवाल पूछे गए हैं कि गैरीवाल्डी के जो कार्य हैं उसकी चर्चा करना है, ठीक है ना। अब आगे नंबर देखते हैं, इसको थोड़ा सा बोल्ड अक्षर में कर देते हैं। चलिए, गैरीवाल्डी सशस्त्र क्रांति का समर्थक है। वो हथियार बंद क्रांति के समर्थक थे, वो हथियार के बल पर जीतना चाहते थे। वो इटली की रियासतों का एकीकरण करके इटली में गणतंत्र की स्थापना करना चाहते थे। वह चाहते थे कि वहाँ की रियासत जो थी, वहाँ की राजशाही जो थी, वह व्यवस्था खत्म करके वहाँ पर लोकतंत्र बहाल की जाए। यानी कि वहाँ पर चुनाव की प्रक्रिया द्वारा वहाँ पे शासक में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति का चुनाव, ठीक है ना, स्थापना करना चाहते हैं। वह मेजनी के विचारों को मानता था। वह किसके विचारों को मानता था, मेजनी के विचारों से पहले मानता था। बाद में वह क्या होगा, काबूल के प्रभाव में आकर संवैधानिक राजतंत्र का समर्थक बन गया। वह क्या कर दिया, बाद में काउंट काबूल के प्रभाव में आकर संवैधानिक राजतंत्र का समर्थक बन गया। यानी कि संविधान के अनुसार चलने वाली जो लोकतांत्रिक पद्धति है उसका समर्थक बन गया। उसने अपने लोगों को मिलाकर एक सेना का गठन किया और सेना के बल पर इटली के प्रांत, देखिए सेना के बल पर वो क्या किया, इटली के प्रांत सिसिली
और नेपल्स पर अधिकार जमा लिया। किस किस पर अधिकार जमाया? सिसिली और नेपल्स पर। किसके बल पर? सेना के बल पर। इटली के ये प्रांत है सिसिली और नेपल्स, ठीक है ना। उसने विक्टर इमैनुअल के प्रतिनिधि के रूप में वहाँ की सत्ता संभाली, या जो गैरीबाल्डी थे वह विक्टर इमैनुअल का प्रतिनिधि थे, यानी कि वहाँ का जो शासक था विक्टर इमैनुअल, उसकी सेना उनके प्रतिनिधि के रूप में वहाँ पर कार्य संभाला, ठीक है ना। वह रोम पर आक्रमण करना चाहता था, लेकिन काबूर के कहने पर, वह काबूर से प्रभावित होकर काबूर के कहने पर उसने यह योजना त्याग दी। वह कहाँ पे हमला करना चाहता था? रोम पर हमला करना चाहता था, लेकिन काउंट काबूर के कहने पर उसने वह योजना ही त्याग दी कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। आगे देखिएगा, उसने बहुत कुछ किया किंतु कहीं का शासक बनने से इनकार कर दिया। देखिए, उसने एक बात जरूर था, ठीक है ना, गैरीबाल्डी सब चीज़ किया था, लेकिन बहुत ही संघर्ष किया था, लड़ा भी था, अपने देश में राष्ट्रवाद की भावनाओं को उपज करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। लेकिन उनमें एक अच्छी बात ये थी कि उनके साथ जो भी शासक बनने की बात आई तो शासक बनने से उन्होंने क्या किया? इनकार कर दिया। इस त्याग से विश्व भर में उसकी प्रशंसा हुई। क्या? इस त्याग से गैरीबाल्डी की प्रशंसा, लोग यहाँ पर शासन करने के लिए तरस रहे थे, लड़ रहे थे, वीर रहे थे, लेकिन गैरीबाल्डी वैसा ही लीडर सामने आया जो शासन को ही क्या कर दिया? त्याग कर दिया। वह किसी भी राज्य का या देश का शासक बनने से इनकार कर दिया, ठीक है। आगे नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना, और ये आपका लघु तरीके का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, ठीक है ना। विलियम फर्स्ट के बगैर जर्मनी की एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था। कैसे? इन्होंने कहा कि बिस्मार्क ने एकीकृत किया, लेकिन विलियम फर्स्ट भी उसमें बहुत बड़ा योगदान था। कैसे योगदान था ये बताइए, ठीक है ना। तो देखिए, विलियम फर्स्ट, जिसे फ्रेडरिक विलियम भी कहा जाता है, यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि विलियम फर्स्ट को ही क्या कहा जाता है? फ्रेडरिक विलियम कहा जाता है, ठीक है ना। यानी कि विलियम फर्स्ट को ही क्या कहा जाता है? विलियम फर्स्ट को ही फ्रेडरिक विलियम भी कहा जाता है। बिस्मार्क के लिए बड़े ही महत्व का था। यह जो फ्रेडरिक विलियम जो थे, यह बिस्मार्क के लिए बहुत ही महत्व का व्यक्ति थे। 1848 को पुराना संसद, जिन्हें फ्रैंकफर्ट में बुलाया गया, सभी पुराने संसद को क्या किया गया? फ्रैंकफर्ट में बुलाया गया था, ठीक है ना। वहाँ यह निर्णय लिया गया कि फ्रेडरिक विलियम जर्मन राष्ट्र का नेतृत्व करेगा। उन्होंने वहाँ पर ये सभी सांसदों ने मिलकर यह निर्णय लिया कि जर्मन राष्ट्र का नेतृत्व किसके नेतृत्व में रहेगा? फ्रेडरिक विलियम के नेतृत्व में। उसी के नेतृत्व में समस्त जर्मन राज्यों का एकीकृत किया जाएगा। उन्हीं के नेतृत्व में, किनके नेतृत्व में? जर्मन के फ्रेडरिक विलियम के नेतृत्व में ही जर्मन राज्यों का क्या होगा? एकीकरण होगा, एकीकृत होगा, ठीक है ना। लेकिन विलियम ने इसको मानने से इनकार कर दिया। कहा कि नहीं ऐसी बात नहीं है। जब बिस्मार्क को जर्मन का चांसलर नियुक्त कर दिया गया तो देश एकता और शांति स्थापित करने में विलियम को आवश्यक मानने लगा, क्योंकि फ्रैंकफर्ट के निर्णय को वह भूला नहीं था। फ्रैंकफर्ट में यही निर्णय लिया गया था कि विलियम फर्स्ट के बगैर या फ्रेडरिक विलियम के बगैर यह एकीकरण संभव नहीं है। लेकिन जब बिस्मार्क को जर्मन का चांसलर बनाया गया तो उनको यह याद था कि फ्रैंकफर्ट के संधि में क्या बात हुई थी कि हमको विलियम फर्स्ट या फ्रेडरिक विलियम को लेकर ही आगे बढ़ना है। उन्होंने भी कहा कि अगर देश में एकता चाहिए, शांति को स्थापित करना है, तो फ्रेडरिक विलियम का बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए। उनके बिना यह कार्य संभव नहीं है। यह बात किसने कहा था? यह बात कोई और नहीं, वहाँ का जो चांसलर बने थे जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क ने कहा था, ठीक है ना। तो आगे अगला नंबर अब देखिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन अब आता है। अब ये सब लघु उत्तरीय प्रश्न हो गया, 5 लघु प्रश्न जो था आपके बुक से था, ठीक है ना। अब अगला नंबर महत्वपूर्ण बात सुनिए कि हम लोग पढ़े हैं यूरोप में राष्ट्रवाद, पहला लेसन है। इसमें 3 क्रांति की बात आई है। फ्रांस में 3 क्रांति हुई थी, 1789 का, 1830 का और 1848 का। इसमें याद रखिएगा कि फर्स्ट जो हम यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़े हैं तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति 1789,
फिर 1830 में क्रांति हुई वहाँ पर, फिर 1848 में क्रांति हुई। ठीक है, यह 3 बात ध्यान में रखना है कि यूरोप में राष्ट्रवाद में 3 महत्वपूर्ण क्रांति हुई थी, 1789, 1830 और 1848। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, फ्रांसीसी क्रांति जब हुई थी ना, तो फ्रांसीसी क्रांति का एक आदर्श वाक्य था। वहाँ पर आदर्श था कि स्वतंत्रता होनी चाहिए, सभी को फ्रीडम, समानता, इक्वालिटी की बात होनी चाहिए। फिर कह रहा था कि भ्रातृत्व यानी बंधुता की बात होनी चाहिए, यानी भाईचारगी की बात होना चाहिए, ब्रदरहुड की बात होनी चाहिए। ठीक है ना, ये आपका 3 वाक्य रहा। ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा युद्ध था जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का आदर्श वाक्य मिलता है? तो आदर्श वाक्य मिलता है फ्रांसीसी क्रांति से। कौन सा क्रांति? फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? 1789 में। 1789 का आदर्श वाक्य यही था कि स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। ठीक है, ये आपका 3 आदर्श वाक्य थे। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि गैरीबाल्डी का जन्म कब हुआ था? गैरीबाल्डी का जन्म याद रखिए कि 4 जुलाई 1807 को फ्रांस में हुआ था। गैरीबाल्डी का जन्म कहाँ हुआ था? 4 जुलाई 1807 ईस्वी को फ्रांस में हुआ था। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि गैरीबाल्डी की मृत्यु कब हुई थी? गैरीबाल्डी की मृत्यु 2 जून 1882 को इटली में हुआ था। यानी इटली में गैरीबाल्डी का मृत्यु हुआ था 2 जून 1882 ईस्वी को इटली में। गैरीबाल्डी का कार्य क्षेत्र, जन्म फ्रांस में ज़रूर हुआ था, लेकिन इनका कार्य क्षेत्र कहाँ था? गैरीबाल्डी का कार्य क्षेत्र इटली में था। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है कि मेजनी का जन्म कब हुआ था? ठीक है ना, तो मेजनी का जन्म 22 जून 1807 को इटली में हुआ था और इनकी मृत्यु 10 मार्च 1872 को इटली में, यानी इनका जन्म भी इटली में और मृत्यु भी इटली में हुई थी। ठीक है ना, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि कार्बोनरी क्या था? तो कार्बोनरी एक गुप्त संगठन था जिससे मेजनी जुड़े हुए थे। वही मेजनी जो आपको यह कहते थे कि तलवार के साथ, एक कलम के साथ साथ तलवार में विश्वास रखते थे। इनका आदर्श वाक्य था। ठीक है ना, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि काउंट काबूर का जन्म कब हुआ था? तो 10 अगस्त 1810 ईस्वी को इटली में इनका जन्म हुआ था, काउंट काबूर का। लेकिन काउंट काबूर की मृत्यु कब हुई थी? तो 6 जून 1861 इटली, यानी जन्म और मृत्यु दोनों इटली में हुई थी। 10 अगस्त 1810 को इटली में जन्म और मृत्यु 6 जून 1861 ईस्वी को। ठीक है ना, अगला नंबर क्वेश्चन है, यह भारत से रिलेटेड भी है। ठीक है ना, लाला लाजपत राय का नाम सुने हुए हैं। यह भारत के गैरीबाल्डी, जो काम दुनिया में यानी यूरोप में गैरीबाल्डी ने किया, एकजुट करने का, राष्ट्रवाद को फैलाने का, वही काम भारत में लाला लाजपत राय ने किया था। देश में एकजुटता को बनाए रखने के लिए, देश में राष्ट्रवाद को फैलाने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। और लाला लाजपत राय के बारे में एक बात और कह देता हूँ कि लाला लाजपत राय ही जो थे वह गैरीबाल्डी के जीवनी को लिखे थे। ये रहा आपका यूरोप में राष्ट्रवाद का लघुतरीय पृष्ठ। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि यह कंटेंट अच्छा लगा होगा। आप इससे लाभ उठाइए, पढ़िए, मेहनत कीजिए। ये सब क्वेश्चन आपके मैंने परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह क्वेश्चन आने वाला ही है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। इसको बार बार देखिए, उसको पढ़ते रहिए। एक बार स्क्रॉल करके आपको दिखा देते हैं, बार बार देखने की ज़रूरत है। और अच्छा कीजिए, मेरा आशीर्वाद, शुभकामनाएं आपके साथ रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।